CUET लीगल स्ट्रीम के लिए आपको जो भी चीज इंपॉर्टेंट है वो यहां पर हमारे द्वारा डील की जाती है। माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सेशन एट अड्डा 24/7, जहां पर आपके CUET के सारे नीड्स को फुलफिल किया जाता है। आज यहां पर हमारा उद्देश्य यह है कि एक ही पर्टिकुलर वीडियो में जो भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सके फ्रॉम योर लीगल डोमेन, उनको यहां पर कवर किया जाएगा। एंड आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम यहां पर एक वीडियो के अंदर जो भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनसे यहां पूर्णतः खत्म करने की कोशिश करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी ऑलरेडी MCQ सीरीज जो है वो भी चल रही है, जहां पर हर एक पर्टिकुलर सेक्शन जैसे कि जुडिशरी, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इन सभी से आपको वीडियोस एंड MCQs जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो करना क्या है, आपको यहां से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है और MCQ सीरीज में उनको टेस्ट करना है। इनकी मदद से आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है वो हो जाएगा। सो माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस अमेजिंग सेशन। जल्दी से अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। तो सर, जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, सबसे बेसिक चीजें जो हैं हमें जो पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, उन चीजों को यहां पर पढ़ा जाएगा। आपके सिलेबस में जितना भी जो कुछ दिया गया है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करी जाएंगी। तो एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाइए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वो सारी चीजें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आज यहां पर डील की जाने वाली है। तो शुरू करते हैं विथ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि देयर इज समथिंग which is known as an offer, there is something which is known as an acceptance। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है कि मैं कुछ कार्य करना चाहता हूं जिसमें आपकी सहमति चाहिए। दूसरा व्यक्ति जैसे ही उसमें अपनी सहमति देता है, यह बन जाता है सर आपका प्रॉमिस। एंड इस प्रॉमिस के साथ जुड़ा होता है कंसिडरेशन भी। जब कंसिडरेशन अलॉन्ग विद प्रॉमिस होता है तो वो बनाता है एक अग्रीमेंट, और ये अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल होता है बाय लॉ, इट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जल्दी से देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, जो डेफिनेशन दी गई है वो आपको दी गई है सेक्शन नंबर 2H पे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि आपको पता होना चाहिए किसी भी कानून को जब आप पढ़ते हो तो मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ही ये ट्रू होगा, बट मेजरली 99% टाइम ये ट्रू होता है कि जिस भी कानून को आप पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर कानून के सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस दी होती हैं। वो इसलिए दी होती हैं ताकि उस पर्टिकुलर कानून में आने वाले शब्दों के इंटरप्रिटेशन के लिए हमको इधर उधर भटकना ना पड़े, और जो इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं वो कहीं मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए। इसीलिए यहां पर आपको साफ साफ बताया होता है कि सर अगर ऑफर है तो उसका मतलब क्या होगा, अगर एक्सेप्टेंस है तो उसका मतलब क्या होगा, अगर कंसिडरेशन है तो उसका मतलब क्या होगा। यानी शब्दों को अलग अलग डिफाइन किया जाता है। हाउएवर ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलर सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जो सिग्निफिकेंटली थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर हम अभी जिस पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं दैट इज सेक्शन नंबर 2H। सेक्शन नंबर 2H जो है यह बताता है एक कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा को, कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या। तो उस चीज को समझने के लिए हम पढ़ते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ द ईयर 1872, एनी अग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, यस, बट व्हाट काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट? एन अग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स करवाया जा सकता है। दस, अगर हम देखें तो एक कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज की एक अग्रीमेंट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट
to do or to abstain from doing something, whereas along with the agreement there that particular agreement shall also be enforceable by law, यानी कानून के द्वारा उसको एनफोर्स कराया जा सके। तो ऐसे सारे अग्रीमेंट्स जिनको कानून के द्वारा एनफोर्स कराया जा सकता है, इन कानूनों को इन अग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। सो आई बिलीव अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर इसको इस तरीके से प्रेजेंट करके देखना चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर, कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी एक ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्स कराया जाए, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमें पता चल गया कि सेक्शन नंबर 2H में हमें दिया गया है परिभाषा ऑफ समथिंग विच इज नोन एज एन कॉन्ट्रैक्ट, विच इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं आगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि सर अग्रीमेंट की अगर बात कर रहे हैं, सो कैन यू प्लीज टेल अस कि एक अग्रीमेंट क्या होता है? सर, अगर अग्रीमेंट की परिभाषा में आपको जाना है तो आपको जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 2E के पास। सेक्शन नंबर 2E बताता है दैट एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, हर प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। यानी अगर आपने किसी को ऑफर दिया, सामने वाले व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बदले में वो आपको कंसिडरेशन देता है, तो सर ये जो प्रॉमिस बन रहा है अलोंग विद द कंसिडरेशन, इट इज समथिंग विच विल मीन एन अग्रीमेंट। ठीक है, आई बिलीव ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी दैट व्हाट इज एन अग्रीमेंट। सर, एन अग्रीमेंट इज बेसिकली एन ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस। जैसे ही ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस लग जाएगा, सर ये आपका अग्रीमेंट बन जाएगा। अब चूंकि सर वी आर टॉकिंग अबाउट अग्रीमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, कैन यू प्लीज लेट अस नो व्हाट डू वी मीन बाय ऑफर? ऑफर का मतलब क्या होता है? सर, ऑफर का मतलब सिंपल शब्दों में यह होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा जाहिर करता है। किस चीज की इच्छा? कुछ कार्य करने की या कुछ कार्य ना करने की। आई रिपीट, टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, दैट इज व्हाट इज नोन एज एन ऑफर। तो अगर इसको परिभाषा के रूप में देखें तो यह दिया गया है आपको सेक्शन नंबर 2A में। ए क्यों? शुरुआत हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की, ऑफर से ही कॉन्ट्रैक्ट बनने की शुरुआत होती है, इट इज द इनिशियल थिंग। तो चूंकि उसकी शुरुआत वहां से ही हो रही है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम सेक्शन नंबर 2A बहुत अच्छे से याद करें। सेक्शन नंबर 2A ये कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहा है क्या? हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, उसकी इच्छा कुछ करने की या कुछ करने से पीछे हटने की। इस पर्टिकुलर चीज को हम ऑफर कहते हैं। लेकिन इस ऑफर में एक और चीज जुड़ी होती है, इस ऑफर में जुड़ी होती है एक एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन किस चीज की? कि सामने वाला व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करेगा, हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, ACCEPT, यानी वो मंजूरी देगा अपनी। और जैसे ही सामने वाले व्यक्ति ने मंजूरी दे दी तो क्या होगा? सर ये बन जाएगा आपका एक अग्रीमेंट। समझ में आ गया? सो व्हाट इज एन ऑफर? Sir, an offer is basically when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtain the assent of that another. It is known as an offer. और ये कहां दिया गया है? ये चीज दी गई है सेक्शन नंबर 2A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से। सर, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of that another, such an act or abstinence is known as offer या फिर proposal. अब बात करते हैं, सर ऑफर तो दे दिया, लेट सपोज मैंने किसी को बोल दिया कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं फॉर 500 रुपीज। ठीक, एग्जाम्पल, पुरानी कार है बहुत ज्यादा, या लेट सपोज 5 लाख रुपीज, मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं फॉर 5 लाख रुपीज। तो मैंने क्या किया है? मैंने दिया है सामने वाले व्यक्ति को एक ऑफर।
उसके बदले में सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, मुझे अपनी कार देगा। बट जब तक मैंने सिर्फ एक ऑफर दिया है तब तक क्या यह अग्रीमेंट बन जाएगा? आंसर इज नो। इस चीज को अग्रीमेंट बनने के लिए सामने वाले की भी तो मुझे कॉन्सेंट चाहिए। बट ये सामने वाले की कॉन्सेंट या रादर एक ऑफर का एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? सर, एक ऑफर का एक्सेप्टेंस सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया है। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बोल रहा हूं मिस्टर जॉन मुझे आपकी कार खरीदनी है और पता चला जॉन की जगह मिस्टर शॉन मुझे कह रहे हैं हां ठीक है आप मेरी कार खरीद लो। नहीं। क्यों? क्योंकि ऑफर जिस व्यक्ति को दिया जाएगा वही व्यक्ति जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। यह एक प्रिंसिपल है जो आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं कि एक्सेप्टेंस की परिभाषा सेक्शन नंबर 2B में क्या दी गई है। वेरी फर्स्ट फ्रेज क्या कहता है? सर, वेरी फर्स्ट फ्रेज इज सेइंग व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जब जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है, कोई रैंडम पर्सन नहीं सर, बल्कि वो व्यक्ति जिसको हमने प्रपोजल दिया है उस व्यक्ति की यहां पे बात हो रही है। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, अपनी असेंट वो वहां पर दे रहे हैं। देन द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स समथिंग व्हिच इज नोन एज अ प्रॉमिस। जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है इसको हम कहते हैं सर एंड मैम अ प्रॉमिस। समझ में आ गया? ठीक है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ जुड़ा कंसिडरेशन दैट बिकम्स एन अग्रीमेंट एंड एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। आई बिलीव यहां तक आप लोगों को सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग which is known as consideration। हमने ये पढ़ लिया कि 2A में दिया गया है ऑफर, 2B में दिया गया है हमको एक्सेप्टेंस, बट जैसे ही हम 2D में आते हैं another thing that we find over here is consideration। कंसिडरेशन क्या होता है? सर, कंसिडरेशन मतलब सिंपल शब्द में समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, दैट इज क्विड प्रो को। आई रिपीट, क्विड प्रो को। यहां पर मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, QUID क्विड, PRO प्रो, QUO। ये तो वही चीज हो गई जो आजकल के जमाने के रिश्ते हैं, दैट इज किसी चीज के बदले में कुछ चीज आपको करनी पड़ेगी, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये वही चीज होगी। यहां पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? क्विड प्रो को रिश्तों की। क्विड प्रो को का मतलब समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, एंड इसी प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा कंसिडरेशन। क्या कहता है कंसिडरेशन? सर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, किसके डिजायर पर? प्रोमिसर के। ध्यान दीजिएगा, प्रोमिसर इज द पर्सन जिसने ऑफर दिया है, प्रोमिसर इज द पर्सन जिसने प्रपोजल दिया है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। आई रिपीट, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। Why am I highlighting upon this particular point? क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही व्यक्ति दे जिसको जो है आपने ऑफर दिया है, बट जो ऑफर है, जो कंसिडरेशन है, दैट कैन फ्लो फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एज वेल। कहने का मतलब, अगर एक व्यक्ति है जो कि ABC नाम का है, इस व्यक्ति ने अपनी एक कार या कोई सर्विस जो है वो सेल कर रहा है, तो उसके बदले में बायर उसको पे कर रहा है। ठीक है। बट इमेजिन करिए कि आप सभी मेजॉरिटी हासिल कर चुके हो, बट डिस्पाइट ऑफ दैट अभी आप अर्न नहीं करते हो। एंड चूंकि आप अर्न नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई सर्विस अवेल करने के लिए जाते हो किसी एक पर्टिकुलर, लेट सपोज हेयर कटिंग सैलून में, तो आप क्या करोगे? सर, क्या आप वो पैसे खुद से दोगे? अगर आपके साथ आपके पिताजी हैं तो वो आपके पैसे दे देंगे, बट डज दैट मीन कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को पैसे मिल रहे हैं उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि ये पैसा कहां से आ रहा है। आप दीजिए या कोई और व्यक्ति दे, दैट इज समथिंग जो कि यहां पर जो कि यहां पर क्वेश्चन में नहीं है। द ओनली थिंग इज
that consideration should flow, and wherever it is flowing from, it is not something जो हमारे को कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जब बात की जाती है कंसिडरेशन की, तो सबसे पहली बात यह है कि इट शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अगर ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपनी कार को बेचना चाहता हूं, तो वो बोलेगा कि मैं इस कार को 5 लाख रुपीस में बेचना चाहता हूं। बट प्रॉमिसर ने जो चीज मांगी है, उसके बदले में अगर जो प्रॉमिसी है वो 5 लाख रुपए ना दे के 4 लाख रुपए देता है, तो क्या ये प्रॉमिसर अपनी गाड़ी उसको देगा? आंसर इज नो। चूंकि प्रॉमिसर अपनी गाड़ी नहीं देगा, इसी कारण से हमको यहां से एक चीज पता चलती है, और वो ये है कि कभी भी आपको पता होना चाहिए कि जो कंसिडरेशन है दैट शैल फ्लो एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। यानी ये जो प्रॉमिसर है, इसका डिजायर क्या था, इसकी इच्छा क्या थी? सर मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तो अगर आप वो 5 लाख रुपए दे रहे हो, तभी उसको वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा, अन्यथा ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा। ठीक है, आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। जैसे ही हमने पढ़ा एनी अदर पर्सन, वी गॉट टू नो दैट जरूरी नहीं है कि आपका कंसिडरेशन शुड फ्लो फ्रॉम ओनली द पर्सन टू whom the offer is made, but rather it can come from any other third party as well. ठीक है, ठीक है। has done or abstained from doing something, does or abstains from doing something, या promises to do or abstains from doing something। अब ये क्या है सर? सर ये मैंने अलग से इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको ये 3 अलग अलग पहलुओं के बारे में बता रहा है। क्या? कि जो कंसिडरेशन है, पहली चीज, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये आपका कंसिडरेशन शुड फ्लो फ्रॉम द पर्सन टू whom the offer is made, but rather it can flow from the third person as well। सिमिलरली जो एक और चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो ये आपका कंसिडरेशन है, ये आपका पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आई रिपीट, ये आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घरों में भाई बहन होंगे, आपके सिबलिंग्स, आपने जरूर उनको एट टाइम्स ऐसा बोला होगा कि यार मैं कल तुम्हारे लिए पानी लेकर आया था ना, तो आज तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो यहां पे कंसिडरेशन क्या है? कल तुम्हारे लिए पानी लेकर आया था, यानी समथिंग दैट वाज डन इन दी पास्ट। या फिर तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ, बदले में मैं तुम्हारे लिए बाहर से जूस लेकर आता हूं। यहां पे क्या हो रहा है? एक ही मोमेंट पे दो चीजें हो रही हैं, तो ये क्या, कैसा कंसिडरेशन हुआ? प्रेजेंट, प्रेजेंट। या फिर आप अपने सिबलिंग को ये बोलोगे कि यार आज तू मैगी बना दे, आई प्रॉमिस कि कल जो है मैं मैगी बना के खिलाऊंगा। तो कंसिडरेशन आज का तो जो था वो तो है, बट इसके साथ साथ आप कंसिडरेशन फ्यूचर में भी रख सकते हो, यानी कल मैं मैगी बना के खिलाऊंगा। 10, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि एक चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये है कि कंसिडरेशन शैल फ्लो फ्रॉम द पर्सन टू whom the offer is made, ऐसा नेसेसरी नहीं है। एनी थर्ड पर्सन कैन ऑल्सो गिव द कंसिडरेशन। सिमिलरली जो कंसिडरेशन है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो तुरंत तुरंत होना चाहिए, बट रादर इट इज समथिंग जो कि पास्ट में भी हो सकती है, इट इज समथिंग जो कि प्रेजेंट में भी हो सकती है, एंड इट इज समथिंग जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में भी आप देख सकते हो। दस कंसिडरेशन कैन हैव अ पास्ट इफेक्ट, प्रेजेंट इफेक्ट एंड एज वेल एज योर फ्यूचर इफेक्ट। ठीक है, चलिए, तो आई बिलीव कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि कंसिडरेशन होता क्या है। सो कंसिडरेशन इज एनीथिंग दैट इज डन इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी कार दे रहा हूं, आप बदले में 5 लाख रुपए दीजिए। तो जब मैं कार दे रहा हूं, मैंने ऑफर दिया, बदले में 5 लाख चाहिए, दैट इज समथिंग विच आई डिजायर्ड, एंड अगर 5 लाख रुपए मुझे मिलते हैं तो वो 5 लाख रुपए हुए कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये जो कंसिडरेशन है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्विड प्रो को। एंड व्हाट डज क्विड प्रो को मींस? समथिंग in return of something।
समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, दैट इज व्हाट इज क्विड प्रो को। ठीक है, चलिए, सो आई बिलीव आपको अब ये चीज भी समझ में आ गई होगी। हमने ऑफर समझ लिया, हमने एक्सेप्टेंस समझ लिया, हमने कंसिडरेशन समझ लिया। अब हम आते हैं आगे, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि सर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट घोषित करना है तो वो क्या क्या चीजें हैं जो कम से कम तो होनी ही चाहिए। यानी अगर ये नहीं हुआ तो हम ये कहेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट था आपका वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऐसे क्या क्या चीजें हैं सर? स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले क्या होना चाहिए सर? एक ऑफर तो होना चाहिए, एंड सिमिलरली जिस व्यक्ति को ऑफर दिया है उस व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट किया होना चाहिए। सो बाय दैट वी मीन कि सबसे एसेंशियल एलिमेंट जो यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट का दिख रहा है, दैट इज देयर शुड बी एन ऑफर, देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मेरी 6 साल की बहन है, वो भी ऑफर दे सकती है और या फिर मैं उसकी बातों को एक्सेप्ट कर सकता हूं, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल इज दैट कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए। एंड व्हेन वी से कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जो पार्टीज अब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कॉम्पिटेंट इनफ होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। और ये कौन सी पार्टीज होती हैं सर? ये वो पार्टीज होती है जिन्होंने मेजॉरिटी हासिल कर रखी हो, ये वो पार्टीज होती है जो अनसाउंड माइंड की ना हो। अनसाउंड माइंड का मतलब ये ऐसी नहीं होनी चाहिए जिनका ब्रेन, जिनका माइंड इनसेन हो जाता है समय समय पे। इनसेन हो जाना मतलब कि उनको सही और गलत की पहचान ना होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पार्टीज कैसी होनी चाहिए? पार्टीज आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, एंड मेजॉरिटी में होनी चाहिए। ब्रेन उनका जो है वो डेवलप्ड होना चाहिए, यानी अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, एंड एज उनकी जो है वो 18 प्लस होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं, दैट मींस आपकी पार्टी कॉम्पिटेंट है। ठीक है। थर्ड, अब ये जो पार्टीज हैं इनकी कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए। कॉन्सेंट मतलब जहां पर ये अपनी, आपने जो इच्छा जाहिर की है उसको ये अपनी हामी दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी परमिशन दे रहे हैं कि हां हम इस चीज के साथ सहमत है। तो ये जो सहमति है, दैट इज व्हाट इज नोन एज कॉन्सेंट। ये कॉन्सेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कॉन्सेंट। सर फ्री का यहां पे कुछ पैसे से लेना देना है? आंसर इज नो। When we are talking about consent का free वर्ड जो आगे एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो यहां पे फ्री का मतलब है कि आपकी ये जो कॉन्सेंट है वो किसी तरीके से डरा धमका के, किसी दबाव में, किन्हीं इन कारणवश से जहां पे मिस्टेक या मिसरिप्रेजेंटेशन करके नहीं ली हुई होनी चाहिए। यानी वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ इंफ्लुएंस होनी चाहिए। आपने अपनी मर्जी से, आपने अपनी सहमति से उस चीज के लिए हां बोला होना चाहिए। ठीक है। So that is the third element, that is there should be free consent. Next, आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। यानी उसका ऑब्जेक्टिव जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी कार जो है वो खरीदना चाहता हूं या मैं अपनी कार जो है वो बेचना चाहता हूं, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये लीगल है, लॉफुल है, कानून मना नहीं करता ऐसा करने के लिए। लेकिन अगर वहीं मैं बात कर रहा होता इलीगली आपके द्वारा बनाए जाने वाले वेपन्स को खरीदने की, गन्स को खरीदने की विदाउट एनी प्रॉपर लाइसेंस, तो क्या यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो वैलिड नहीं है। तो हमको कैसा ऑब्जेक्टिव चाहिए? ऑब्जेक्टिव शुड बी लॉफुल। लॉफुल, लॉ की नजर में वो सही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? यानी कि समथिंग जो आप कर रहे हो इन रिटर्न फॉर मी, even that consideration should be lawful. ऐसा नहीं होना चाहिए मैं बोलूं कि मैं अपनी कार आपको दे रहा हूं, उसके बदले में आप मुझे हेरोइन, उसके बदले में आप मुझे वीड ये सप्लाई करिए। नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो कंसिडरेशन है इट इज नॉट लॉफुल, इट इज नॉट लॉफुल। ठीक है। सो अगर हम एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को देखना चाहें तो सर एंड मैम ये दिए हैं सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक
कुछ चीजें हैं जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से सबसे पहले है एक ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन जो है वो होनी चाहिए, और पार्टीज की फ्री कंसेंट जो है वो भी होनी चाहिए। अब चूंकि वी वर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, तो जल्दी से देखते हैं कि आखिर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है। सर कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है a person who has attained the age of majority, a person who is not of unsound mind, and a person who is not disqualified from entering into a contract। सरकार ने किसी कारणवश उनको मना नहीं किया होना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करे। अगर सरकार ने ऐसा क्लासिफाई कर रखा है और फिर भी आप उस व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सर फिर तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि पार्टी जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, राइट। तो क्या चीजें हैं जो एक पार्टी को कॉम्पिटेंट बनाती है? पहली कि वो मेजर है, दूसरी वो साउंड माइंड की है, तीसरी कि जो लॉ एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने उनको किसी भी प्रकार से डिस्क्वालीफाई नहीं किया है फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो आई बिलीव आपको कॉम्पिटेंसी जो है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं आप तक पहुंच रही है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो, ताकि जो बच्चे CUET की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में पता चले। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट। कॉन्सेंट को अगर हम देखें तो सेक्शन नंबर 13 जो है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमको पढ़ना चाहिए। सेक्शन नंबर 13 बताता है एक बहुत प्यारा सा फ्रेज, लीगल मैक्सिम भी कहा जाता है इसको, एंड दैट इज कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम यानी जहां पर टू और मोर पीपल आर अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग्स इन द सेम सेंस। दो या दो से अधिक लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज पे एक ही पर्टिकुलर सेंस पे अग्री कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज कंसेंसस ad idem। when two or more parties agree upon the same thing in the same sense, that is what is known as consensus ad idem। ठीक है, बट सर ये जो कॉन्सेंट है, ये कॉन्सेंट तो आपने बता दी, बट कॉन्सेंट तो विशिएट भी हो सकती है। विशिएट होने का मतलब कि आपकी जो ये कॉन्सेंट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा भी हो सकती है, दबाव में भी हो सकती है, डरा धमका के भी ली जा सकती है। तो क्या वो चीजें होंगी जो इंश्योर करेंगी कि एक कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट है? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स ऑफ अ फ्री कॉन्सेंट क्या होते हैं। यानी ये कुछ चीजें हैं जो आपकी कॉन्सेंट में नहीं होने चाहिए। अगर ये आपकी चीज आपकी कॉन्सेंट में हुए तो इनको हम फ्री कॉन्सेंट का नाम नहीं देंगे। यानी व्हेन वी से कि एक कॉन्सेंट जो है वो फ्री कॉन्सेंट है, कहने का मतलब उनमें इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है। सर किन में से? वो बताता है आपको सेक्शन नंबर 14। सेक्शन 14 के अंतर्गत आपको याद रखना है, कैन यू फाइंड मिस माधुरी। कैन यू फाइंड मिस माधुरी, बस इतना से याद कर लीजिए आप। सर क्यों? कैन यू फाइंड मिस माधुरी से क्या होगा? सर व्हेन वी से कैन, तो इधर पे हमको सी पकड़ना है। सी से होता है कोवर्जन, यू से होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, एफ से होता है फ्रॉड, मिस से होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, एंड माधुरी जी से होता है मिस्टेक। मिस्टेक, ये वो 5 चीजें हैं जो अगर आपके कॉन्सेंट में इनमें से कोई एक भी है तो वो कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट नहीं कहलाएगी। Thus, a free consent is the consent which is free of coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। ये 5 चीजें से आपकी कॉन्सेंट अगर फ्री है तो उसको हम अंडर सेक्शन नंबर 14 फ्री कॉन्सेंट की परिभाषा के अंतर्गत मानेंगे। ठीक है, आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब बढ़ते हैं आगे और इन एक एक एलिमेंट को एक एक करके समझते हैं।
सर सबसे पहले आता है कोर्जन। कोर्जन मतलब क्या? सिंपल शब्दों में कोर्जन मतलब होता है डराना धमकाना। कहने का तात्पर्य, जहां पर मैं आपकी कॉन्सेंट ये कह के लूं कि अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी मुझको नहीं दी तो इस प्रॉपर्टी को ना देने की वजह से मैं तुम्हारे पिता का की हत्या कर दूंगा, मैं तुम्हारे घर की बहनों का, माताओं का घर से निकलना जो है मुश्किल कर दूंगा, या फिर मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। यहां पे क्या कर रहे हैं सर? ऐसी कुछ चीजें की जा रही हैं या धमकाया जा रहा है ऐसी कुछ चीजों को करने के लिए जो कि कानून के द्वारा प्रोहिबिट की जाती हैं। यानी ये वो ऑफेंसेस हैं जो अगर कर दिए जाएं तो आपको आईपीसी के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ट्राई करके आपको जेल में डाला जा सकता है। दस, व्हाट इज कोर्जन? सर कोर्जन इज सिंपली एक ऐसी कॉन्सेंट जो कि प्राप्त की जा रही है किसी व्यक्ति को डरा के, किसी व्यक्ति को धमका के। देख लेते हैं सर कोर्जन। कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी फॉरबिडन act by the Indian Penal Code or any unlawful detention or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatsoever। सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया, जहां डरा धमका के आपसे आपकी कॉन्सेंट जो है वो ली जा रही है। ठीक है। सो देन व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब, लेट सपोज कि आप ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हो जहां पर जिस व्यक्ति की कॉन्सेंट आपको चाहिए उस व्यक्ति की कॉन्सेंट को इन्फ्लुएंस करने का पावर आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान किसी एक व्यक्ति से लोन लिया था, उन्होंने मेरी मदद करी और मैं वो लोन नहीं चुका पाया, जिसके चलते वो व्यक्ति अब मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी जो ये लैंड है, प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है, वो तुम मुझे 10 लाख रुपए में दे दो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद करी थी। तो यहां पर क्या मेरी कॉन्सेंट जो जाएगी वो फ्री जा रही है? फ्री कॉन्सेंट है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो पर्सन जिसके साथ अब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ही और शी इज इन अ पोजिशन जहां पर वो मेरी कॉन्सेंट जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। Thus, what is undue influence? Where the relations subsisting between the parties are such that one party is in a position to dominate the will of the other party। खत्म। जहां पर एक पार्टी दूसरे पार्टी की इच्छा को, दूसरे पार्टी की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है। ठीक है, आई बिलीव यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं सर थर्ड। थर्ड इज फ्रॉड। फ्रॉड, फ्रॉड क्या है सर? व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉड, सर फ्रॉड इज बेसिकली जहां पर आप किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर इंटेंशनली ऐसा कुछ कर रहे हो और ऐसा कुछ कह रहे हो जिससे फ्रॉडुलेंट तरीके से आप उस व्यक्ति की कॉन्सेंट को अचीव करना चाहते हो। कहने का मतलब, आप उस व्यक्ति को डिसीव करना चाहते हो, बट दिस डिसीव, जो भी आप डिसीट कर रहे हो, दिस इज बीइंग डन इंटेंशनली, जानबूझकर। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी। उस मूवी में आपने देखा होगा कि एक बकरी होती है और अक्षय कुमार उसके साथ खड़ा होता है। तभी एक सेठ आता है और फिर वो अक्षय कुमार से बोलता है, यार ये बकरी के साथ क्यों खड़े हो? बोले सर ये बकरी जो है ये बहुत ही खास बकरी है। बोले क्यों? बोले सर ये अंग्रेजी बोलना जानती है। बोले अच्छा, कैसे? बोले देखो साहब, मैं आपको बुलवा के दिखाता हूं। बोले बेटा बताओ, आप अप्रैल के बाद क्या आता है? तो बकरी जल्दी से बोली मैं। तो वो सेठ जो है वो खुश हो जाता है। वो बोलता है, अरे वाह, ये बकरी तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब तुम मुझे बताओ कि क्या ये बकरी तुम मुझे बेचोगे? उसने बोला बिल्कुल बेचूंगा साहब। और जानबूझकर, इंटेंशनली वो डिसीट कर रहा है सामने वाले को। दैट इज व्हाट इज नोन एज फ्रॉड। बट जाते जाते वो व्यक्ति फिर से कहता है कि अक्षय कुमार जी, आप एक चीज और कर दो, मुझे लग रहा है तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो, तुम एक और कुछ ऐसा बुलवाओ इससे कि मैं कंफर्म हो जाऊं। तो अक्षय कुमार बोलता है ठीक है, ये बताओ बेटा जून के पहले क्या आता है? तो बकरी बोलती मैं। बोले देखो, इसने बोल दिया, और वो सेठ भी खुशी खुशी चला जाता है। तो यहां पर क्या अक्षय कुमार को पता था कि वो सामने वाले व्यक्ति को डिसीट कर रहा है? आंसर इज यस। आंसर इज यस। ठीक है, वही यहां पर चीज है। जब हम बात की फ्रॉड की बात कर रहे हैं, it means and includes any of the following acts communicated by party to a contract
or with his convenience or agent with an intent to deceive another party, with an intent to deceive another party। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। सब मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है? सपोज करिए कि आप एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में या रादर बहुत बड़ी फर्म में काम करते हैं जो कि पेन बनाती है, बहुत सारे पेन बनाती है वो, और उस पर्टिकुलर पेन का नाम है लेट्स सपोज द मिरेकल पेन। मिरेकल पेन, ठीक है, मिरेकल ब्रांड का नाम है। अब होता क्या है कि आप अपने दोस्तों के साथ सैटरडे को जाते हो पार्टी करने, तभी जब आप पार्टी में ही होते हो आपके बॉस का फोन आता है और वो आपको बताते हैं कि आई एम सो सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू दिस मोमेंट ऑफ द आवर, बट कुछ चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट थिंग इज कि कल हमारे एक इंटरनेशनल मीटिंग है और वो लोग खुद ब खुद यहां हमारे ऑफिस आ रहे हैं, एंड आई वांट यू टू बी देयर एंड आई वांट यू टू प्रेजेंट दिस न्यू प्रोडक्ट एंड जिसका नाम है सुपर मिराकुलस पेन। अब चूंकि उसने बोला सुपर मिराकुलस पेन, रात को 12 बजे के अराउंड क्या आप उस पर्टिकुलर पेन के लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर पाओगे जबकि आप पार्टी में हो? सर मोस्ट प्रोबेबली मेरा जैसा मानना है नहीं। तो ऐसा ही हुआ वहां पे उस पर्टिकुलर केस में, आप इसकी प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए, बट आपने अपना दिमाग लगाया, आपने सोचा ये है सुपर मिराकुलस पेन और ये एक ऐसा पेन है जो कि बाहर से लोग आके खरीदना चाह रहे, तो आपने अपने ही मन से कुछ कुछ चीजें उसमें ऐड कर दी विच यू बिलीव्ड टू बी ट्रू। आई रिपीट, विच यू बिलीव्ड टू बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि शायद ये एक ऐसा पर्टिकुलर पेन है जिसका नाम सुपर मिराकुलस रखा गया है, तो आपने स्टेटमेंट दे दिया सर ये तो 10,000 किलोमीटर तक आप लिखते रहो, इतनी लंबी इसकी जो है इंक चलेगी, ये कभी खत्म नहीं होगा। आपने बोल दिया ये तो इतना ही मिराकुलस पेन है सर कि इसमें आपकी स्पीड 10x हो जाएगी लिखने की। सर ये इतना अच्छा पेन है, इतना अच्छा पेन है कि आप इस पर्टिकुलर पेन को एक बारी खरीद लीजिए एंड उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपको पेन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपने ये सब प्रेजेंटेशन में बोला, बट क्या आपका इंटेंशन था डिसीट करने का? नहीं। आपने सर अज्यूम किया कि सर यही तो सत्य होगा इस पेन के बारे में, दैट इज इवन यू वर इन अ रॉन्गफुल आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर पेन। लेकिन क्या आपका इंटेंशन था डिसीव करने का? आंसर इज नो। सिंस आपका इंटेंशन नहीं था डिसीव करने का, इसी कारणवश ये जो चीज है इसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। दिस इज बेसिकली अ पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर not warranting the information of the person making it, to which is not true, however he believes it to be true, however he believes it to be true. So that is what is known as misrepresentation. अब आते हैं आगे। So last one is mistake. Mistake is nothing but जहां पे दोनों ही पार्टीज जो हैं वो एक अग्रीमेंट कर लेती हैं अंडर एनी मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर उसी कंपनी में एक पर्टिकुलर पार्टी आती है, उनको लगता है कि शायद मेरा जो पेन है वो ब्लू इंक वाला है, एंड उनको ये पता नहीं था कि चूंकि द ग्रेट श्री 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 1008 आदित्य राय लव्स ब्लैक कलर, तो इस वजह से उन्होंने अपनी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंक वाले ही पेन रखे। मुझे ये लगा कि शायद उनको ये पता है, एंड उनको ये लगा कि शायद मुझे ये पता है कि मुझे उनको ब्लू पेन चाहिए, एंड इस मिस्टेक की वजह से क्या दोनों में से किसी भी पार्टी ने डिसीव करने की इच्छा जाहिर करी? आंसर इज नो। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, जब मेरा कंसाइनमेंट पहुंचता है उनके यहां, तो क्या पता चलता है कि सर ये तो ब्लैक पेन है और उनको ये लग रहा था कि ये तो ब्लू पेन है, तो यहां तो मिस्टेक हो गई। यहां किसी भी पार्टी ने क्या नहीं किया, इंटेंशनली फ्रॉड नहीं किया है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको हम मिस्टेक के नाम से जानते हैं। व्हेन बोथ द पार्टी टू एन अग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट विच इज एसेंशियल फॉर दैट अग्रीमेंट, कि ब्लू पेन है या ब्लैक पेन है, तो बहुत एसेंशियल चीज थी। तो चूंकि इस चीज के बारे में दोनों ही पर्टिकुलर पार्टी जो है वो मिस्टेक में थी, तो इसको कहा जाता है अ कॉन्सेंट विच हैज बीन गिवन ओवर मिस्टेक। ठीक है, आई बिलीव आपको ये सारी चीजें अब समझ में आ गई होंगी। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर
ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट है वो फ्री कॉन्सेंट नहीं थी, ये प्रूफ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक कॉन्सेंट को प्राप्त करके किया जा चुका है, दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अनदर पार्टी। यानी वो जो दूसरी पार्टी है जो क्लेम कर रही है कि मेरी कॉन्सेंट जो है वो फ्री नहीं थी, उस पार्टी के कहने पर इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। इसीलिए इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई बिलीव यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। वी हैव डन ऑफर, वी हैव डन एक्सेप्टेंस, वी हैव डन कंसिडरेशन, वी हैव डन the competency of parties, we have done consent, and now we have done the elements of free consent as well. ठीक है जी, I would request you all to kindly like this session, and till then let's move ahead to another thing. अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सब मेजरली कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है आपका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जहां पर मैं आता हूं एक शॉपकीपर के पास, मैं कहता हूं सर आई वांट आपके यहां से 10 कार्टन्स ऑफ XYZ पेन। सामने वाला व्यक्ति बोलता है ओके आई विल सेल दिस फॉर दिस मच प्राइस। मैं कहता हूं ठीक है, आई एम रेडी टू पे दिस मच प्राइस। जो हमारा ये सारा का सारा कॉन्वर्जेशन हुआ, ये कैसा कॉन्वर्जेशन हुआ? सर ये पूरा का पूरा कॉन्वर्जेशन जो हमारा हो रहा है, ये सारा का सारा कॉन्वर्जेशन मौखिक रूप से या फिर हो सकता है लिखित रूप से होता। जब भी कभी एक्सप्रेस्ड तरीके से मैं अपने ऑफर को और एक्सेप्टेंस को हम सामने रखते हैं, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। हाउएवर दूसरे प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं इंप्लाइड। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहां पर कोई शब्द नहीं बोला गया है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट जो आप चाहते हो वो सामने वाली पार्टी कर रही है, जो सामने वाली पार्टी कर रही है वो आप चाहते हो। दैट इज व्हाट इज नोन एज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड अदर देन इन वर्ड्स, अदर देन बीन स्पोकन, दैट इज व्हाट इज नोन एज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो सर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्समेंट, कि क्या उनको एनफोर्स कराया जा सकता है। पहले तो होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, वो सारे अगर फुलफिल्ड हैं तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर ये ब्रीच होता है तो इसको हम लॉ से एनफोर्स करवा सकते हैं। दूसरे होते हैं वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर अगर इसमें सारे एलिमेंट्स मिल गए होते वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाले तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता ना, लेकिन अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिला है, दैट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बना ही नहीं, तो वो क्या रह गया बनके? अग्रीमेंट। एंड दैट आर नोन एज void agreements. What are void agreements? So void agreements are basically those which lack the essential elements of a valid contract, जिनमें valid contract की essentials जो है वो थोड़ी सी कमी रह जाती है। नेक्स्ट इज सर voidable contract। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, voidable का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आगे जाके करार दिए जा सकें कि ये गलत है या इनको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, उनको voidable कहते हैं। आई रिपीट, voidable contracts are those contracts जो कि आगे जाके निरस्त करवाए जा सकते हैं। कौन करवा सकता है निरस्त? सर अभी हमने पढ़ा, when we were talking about what? So when we were talking about the consent, तो हमने consent में बात की ना कि फ्री consent होनी चाहिए। अगर फ्री consent नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सर ऐसी स्थिति में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है that can be or rather that becomes voidable at the option of the other party। कौन सी पार्टी? जो बोले कि मेरी कॉन्सेंट जो है वो फ्री कॉन्सेंट नहीं थी। ठीक है, आई बिलीव यहां तक अब आपको सारी की सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं हम आगे कुछ चीजों पर जिनको कहा जाता है अनलॉफुल अग्रीमेंट्स। अनलॉफुल अग्रीमेंट्स। सर अनलॉफुल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सर अनलॉफुल मतलब सबसे पहले तो हो गया इल्लीगल। इल्लीगल यानी
जो कानून के तहत एक ऑफेंस है, जो कानून जो है जिसको करने की अनुमति नहीं देता, दैट इज व्हाट इज नोन एज इलीगल। द अदर वन इज इमोरल। इमोरल सर जो नैतिकता के खिलाफ है, उसको जो है हम अनलॉफुल कहेंगे। तीसरा सर ऐसा कुछ जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट किया गया हो, यानी अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ अग्रीमेंट करता हूं कि आप अपनी माइनर बच्ची की शादी मेरे मेजर बच्चे से कर दीजिए, तो दैट इज समथिंग जो कि अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। तो चूंकि वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, इसलिए वो अगेन क्या बन जाएगा, अनलॉफुल अग्रीमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज वेजर। वेजर क्या होता है सर? वेजर मतलब होता है समथिंग दैट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ऐसी कुछ चीज जो कि किस पे निर्धारित है, किसी चीज के होने या ना होने पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं। ऐसा आपने सुना होगा, जितने भी हमारे न्यूली न्यूली लव वर्ड्स होते हैं वो इन चीजों को कहते हैं, राइट? तो यहां पर किस चीज पे डिपेंड कर रहा है साथ में रहना या ना रहना? सर किसी इवेंट के होने पर। उन इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। हाउएवर वेजरिंग और कंटिंजेंट ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है अभी 2 सेकंड के अंदर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपने यह समझ लिया कि अनलॉफुल का मतलब क्या होता है। अनलॉफुल मतलब इलीगल या इमोरल या अग्रीमेंट जो कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, या फिर आपके वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आते हैं। सर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जहां वन पर्सन प्रोमिसेस टू पे द अदर पर्सन मनी ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। ध्यान दीजिए किन किन चीजों की बात हो रही है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसे देने की बात कर रहा है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, एंड द अदर पर्सन प्रोमिसेस टू पे ऑन द हैपनिंग ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, कल अगर सचिन तेंदुलकर ने 100 बनाया, शतक बनाया, तो फिर मैं तुमको 2000 रुपए दूंगा। अगर नहीं बनाया तो तुम मुझे 2000 रुपए दोगे। तो क्या ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होंगे? सब वेजरिंग। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों ही पार्टी एक दूसरे को प्रॉमिस कर रही हैं। ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस कर रही हैं। क्या प्रॉमिस कर रही हैं? सर ए बोल रहा है कि अगर सचिन तेंदुलकर जो है वो 100 बनाता है तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। वहीं बी कह रहा है कि अगर सचिन तेंदुलकर 100 नहीं बनाता है तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। ठीक है, आई बिलीव आपको यह चीज अब समझ में आ गई होगी। दो प्रोमिसेस एक्सचेंज हो रहे हैं और ये दोनों प्रोमिसेस पैसे के लिए हैं, और ये दोनों प्रोमिसेस किस चीज की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं एक अनसर्टेन इवेंट की, क्योंकि आपको नहीं पता कल को सचिन तेंदुलकर जो है वो 100 बनाएंगे या नहीं, इस चीज से आप वाकिफ नहीं है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको हम वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं सर एंड मैम, ये जो हैं वो वॉइड होते हैं इंडिया में। वॉइड, ठीक है, द अग्रीमेंट इज अ वेजर एंड दस इट इज वॉइड। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एनफोर्स नहीं करते, वेजरिंग अग्रीमेंट्स को हम एनफोर्स नहीं करते। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर the actions or the promise of the party depends upon happening and not happening of an event। यानी यहां पर भी किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट का होना। फॉर एग्जाम्पल, कल अगर बारिश हुई तो आई विल नॉट कम टू योर हाउस, या फिर कल अगर बारिश नहीं हुई तो आई विल कम टू योर हाउस। बट यहां पैसे की बात नहीं हो रही, यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस कर रही हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए अग्रीज टू सेल हिज फार्मलैंड टू बी इफ ही विंस द केस इन्वॉल्विंग हिज फार्मलैंड। दिस इज अ केस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट becomes based on happening of an uncertain event. However,
द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट इज विनिंग द केस, केस को जीतना। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, वेजर में भी आपने वही चीज बताई, कंटिंजेंट में भी आपने वही चीज बताई, कोई बात नहीं, जब तक हम यहां सामने खड़े हैं आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये भी क्लियर करेंगे। देख लेते हैं जल्दी से। सर व्हेन वी टॉक अबाउट वेजर, वेजर इज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। वेरएज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वैलिड होते हैं, ठीक है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में देर आर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कैसे रेसिप्रोकल? अगर सचिन ने सेंचुरी बनाई तो मैं तुम्हें 2000 दूंगा, अगर उसने नहीं बनाई तो तुम मुझे 2000 दोगे, तो देर आर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल। Whereas in contingent contract there is no reciprocal promise, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट रादर सिंपल टर्म्स में क्या हो रहा है? सर सिंपल टर्म्स में यही कह रहे हैं कंटिंजेंट में, कल अगर बारिश हुई तो ऐसा होगा, अगर तुमने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए तो फिर मैं अपनी गाड़ी तुम्हें दूंगा, ठीक है, ठीक है। थर्ड पार्टीज डू नॉट हैव द इंटरेस्ट इन द वेजर, थर्ड पार्टीज का कोई इंटरेस्ट जो है इस वेजर में नहीं होता है। हाउएवर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कि थर्ड पार्टी का भी इंटरेस्ट हो। वेजर जो है वो कंटिंजेंट इन नेचर होता है, क्यों? क्योंकि अगेन इट इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, व्हेयरएज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेवर वेजरिंग। व्हाई? क्योंकि वेजर में क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। क्या आपके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है? नहीं, नहीं। समझ में आ गया? आई बिलीव अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, अगर सचिन ने सेंचुरी बनाई तो मैं दूंगा, नहीं बनाई तो तुम देना। यहां पर सर ओनली एंड ओनली हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे चीज हो रही है, देयर आर नो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अगर मेरे फार्म पे कल ज्यादा इस साल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो मैं तुमको ही बेचूंगा, बट क्या यहां पे ये हो रहा है कि नहीं बेचा तो तुम बदले में क्या करोगे, नहीं हुआ तो नहीं, देयर आर नो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस एज सच, राइट? वेरी गुड। चलिए अब आते हैं सर आगे, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज कम्युनिकेशन टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एज वेल एज देयर रेवोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये टाइम एंड अगेन आपको जो है पूछी ही जाती है, एंड क्लैट में भी ये पूछी गई है, सीयूईटी में भी पूछी गई है, एंड आगे भी ये पूछी जा सकती है। देखते हैं कि बेसिकली क्या है। सर मैं सीधे सीधे आपको यहां पे इस डायग्राम के तहत दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि हम बोल क्या रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। एक ऑफर का कम्युनिकेशन कब खत्म होगा? आई रिपीट, एक ऑफर का कम्युनिकेशन कब खत्म होगा? लेट सपोज ये व्यक्ति है जो कि ऑफर दे रहा है, ये वो व्यक्ति है जिसको ऑफर दिया जा रहा है। This person is the proposer, this person is the person to whom the offer has been made, offerer and offeree। जैसे ही इस व्यक्ति की बात इस व्यक्ति तक पहुंच जाती है तभी हम बोलेंगे कि ऑफर कंप्लीट हो गया है। यानी when the offer comes into the knowledge of the person to whom it is made, then we say that communication of offer is complete। ऑफर जब उस व्यक्ति तक चला जाता है और उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया है उसके नॉलेज में आ जाता है, तब हम मानेंगे कि ऑफर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस में क्या होता है? एक्सेप्टेंस के लिए मैं यहां पर यूज करता हूं एक येलो कलर। एक्सेप्टेंस में क्या होता है? एक्सेप्टेंस कौन देगा? क्या ऑफरर देगा या ऑफर ही देगा? सर एनी टाइम ऑफर ही देगा। लेकिन एक्सेप्टेंस जो है ये दो अलग अलग चीजें होती है। यहां पे मैं लेटर्स का एग्जांपल लेके करूंगा। एक्सेप्टेंस में दो अलग अलग चीजें होती है। पहला, एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द ऑफरर, एंड दूसरा एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द ऑफरी। क्या होता है ये सब सर? 2 मिनट दीजिए बस। लेट सपोज ऑफरर जो है वो ऑफरी को कहता है कि मैं तुमको अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, अगर तुम्हें एक्सेप्टेड है तो तुम मुझे लेटर के थ्रू बता देना। ठीक है, जैसे ही ऑफरी ने ये लेटर
मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डाला, जैसे ही ऑफरी ने लेटर को निर्धारित टाइम पीरियड के अंतर्गत मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे डाल दिया और उसके कंट्रोल के बियॉन्ड ये चला गया, दैट मीन्स द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the offerer. Acceptance is complete as against the offerer. यानी ये जो इसने एक्सेप्टेंस को यहां पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डाला है, अब ये ऑफरर इससे पीछे नहीं हट सकता। आई रिपीट, ये व्यक्ति अब पीछे नहीं हट सकता। लेकिन ये पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस जैसे ही ऑफरर के नॉलेज में आता है, दैट मीन्स द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरी। द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरी। कहने का मतलब अब ये जो ऑफरी है इसके अगेंस्ट में ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, यानी अब ये व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता। कब? जैसे ही एक्सेप्टेंस इस व्यक्ति के पास तक पहुंच जाए, तब हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरी। अब सवाल ये उठता है कि सर रेवोकेशन यानी इसको कब तक वापस लिया जा सकता है, चाहे ऑफर हो चाहे एक्सेप्टेंस हो। समझ लेते हैं। सर ऑफर को कब तक वापस लिया जा सकता है? क्या यह व्यक्ति अपने ऑफर को वापस ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। कब तक? रेड से बना के दिखा देते हैं आपको या ब्लू से बना देते हैं, एक सेकंड दीजिए जी। कब तक रिवोक किया जा सकता है? Until and unless it comes into the knowledge of the person to whom it is made। यानी जब तक कि इस व्यक्ति के पास वो ऑफर पहुंच ना जाए। अगर आपने लेटर में भेजा है तो इनके घर के बाहर एक व्यक्ति को खड़ा कर दो कि लेटर इनके पास पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पहुंच गया देन आप उसको वापस नहीं ले सकते। लेकिन जब तक कि इस व्यक्ति के पास वो ऑफर पहुंच ना जाए तब तक आप उसको रिवोक कर सकते हो ऑफर को। ठीक है। सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, यार लेट सपोज थोड़ा और आगे जाते हैं, अब वो उसके पास पहुंच भी गया, क्या अभी भी रिवोक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कब तक? सर जब तक ये व्यक्ति यहां पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अपना एक्सेप्टेंस ना डाल दे। अगर उसने मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे अपना एक्सेप्टेंस डाल दिया, दैट मींस इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर एंड देन ऑफरर कैन नॉट गो बैक। तो अगर आपको रिवोक करना है तो जब तक कि एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया है, फोन करके बोल दो कि सर सॉरी, हमने जो ऑफर दिया था इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर एंड आई टेक बैक माय ऑफर। लेकिन अगर उसने एक्सेप्टेंस को मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया, उसके बाद आप इसको वापस नहीं ले सकते। ठीक है। सिमिलरली जो ऑफरी है यानी जो एक्सेप्टेंस दे रहा है, वो कब तक अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है? सर जब तक इट डज नॉट कम इनटू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। जब तक इट डज नॉट कम इनटू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। आई बिलीव आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। जब तक ऑफरर के पास नहीं पहुंचता तब तक आप उसको वापस ले सकते हो। उसको फोन करके बोल सकते हो सर आने वाला है लेटर, बट उसको एक्सेप्ट मत करना क्योंकि मैं अपनी एक्सेप्टेंस को वापस लेता हूं। तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज this is something which has been asked every now and then in the law entrance examinations and खास करके इसमें डेट्स जो हैं वो बता के पूछा जाता है कि इस व्यक्ति ने इस तारीख को उसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे डाल दिया तो क्या अब ये व्यक्ति उसको वापस ले सकता है? ऐसे सवाल आपको जो है जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है। आई बिलीव यहां तक चीजें क्लियर है। अब आते हैं आगे टू द लास्ट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। What do we mean by discharge of contract? यानी कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है? कैसे हम मानेंगे कि हाँ डिस्चार्ज हो गया, जो भी लायबिलिटीज थी वो सारी की सारी खत्म हो गई? तो उसके अलग अलग तरीके। सबसे पहला है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, यानी जो कार्य करने की आप लोगों ने बात करी थी कॉन्ट्रैक्ट में, जो आपने राइट्स एंड लायबिलिटीज अराइज किए थे, स्टैब्लिश किए थे, आप उनको फुलफिल कर लो एंड इट इज डन एंड डस्टेड। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपने कहा था कि मैं आपको अपनी कार बेचूंगा, उसके बदले में आप 5 लाख रुपए दोगे, जैसे ही ये ट्रांजैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज डन। यानी अब उसमें और कुछ करने को नहीं रह गया है। सो द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डन बाय परफॉर्मेंस। अदर वन इज सर डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कॉन्सेंट। डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कॉन्सेंट, ये है सर डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट एंड कॉन्सेंट। यानी आप अपने पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में नोवेशन कर सकते हैं। नोवेशन मतलब कि आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो वहां पर खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज नोन एज नोवेशन। व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द ओल्डर वन विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नोवेशन। ठीक है। दूसरा सर रेसिजन, जहां पे सर्टेन टर्म्स और ऑल द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसिल्ड। कुछ चीजों को कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप कैंसिल कर देते हो या सारी चीजों को कैंसिल कर देते हो अपनी आपसी सहमति से, दैट इज व्हाट इज नोन एज रेसिशन। ऑल्टरेशन, जहां पर आप म्यूचुअल कंसेंट से कुछ टर्म्स को चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल पहले था कि 5 लाख रुपए में मैं अपनी गाड़ी दूंगा, अब आप कह रहे हो नहीं 5,30,000 रुपए कर देते हैं। तो अगर आप उस टर्म्स को चेंज कर रहे हो सहमति से, तो ये चीज जो है आपकी ऑल्टरेशन मानी जाएगी। रेमिशन, रेमिशन मतलब एक्सेप्टेंस इज मेड टू अ प्रॉमिस बट नॉट ऑन द कंप्लीट टर्म्स बट लेसर फुलफिलमेंट। आप आपसी सहमति से डिसाइड कर लेते हो कि लेट सपोज मैंने कहा था कि 50 किलो चावल जो है पहुंचाएंगे, जिसमें 10-10 किलो की 5 कट्टियां होंगी, बट 4 आ गई। उसके बाद बोला नहीं अब नहीं करना है, आप बचा हुआ पैसा वापस ले लीजिए, 4 ही हमको चाहिए। तो ये क्या हो रहा है? रेमिशन। वेवर, वेवर, वेवर मतलब जहां पे दोनों पार्टीज अपने खुद के सहमति से एक दूसरे के राइट्स को वेव ऑफ कर दें, दैट इज व्हाट इज नोन एज वेवर। एंड द लास्ट वन इज मर्जर। मर्जर मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बना हुआ था, हमने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अब इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को आपस में मर्ज कर दिया, दैट इज व्हाट इज नोन एज मर्जर। और ये सब चीजें कैसे हो रही है? ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट, यानी यहां पर दोनों ही पार्टीज की आपसी सहमति है। ठीक है। चलिए अगला है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यानी अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाए परफॉर्म करने के लिए, तो भी उसको डिस्चार्ज माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। हमने डिसाइड किया था कि मैं आपकी कार लूंगा 5 लाख रुपए में, आपने उस चीज को हां कह दिया था कि मैं आपको मंडे को दे दूंगा, बट संडे को पता चलता है कि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से जमीन फट गई और पूरी कार उसमें अंदर जाके धंस गई। तो क्या यहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? आंसर इज नो, क्योंकि अब वो इंपॉसिबल हो गया ना कि वो कार को उसी हालत में सामने वाले व्यक्ति को दे। नेक्स्ट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स हैविंग अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन, एग्जैक्टली वही चीज। आउटब्रेक ऑफ वॉर, वॉर छिड़ चुका है, या चेंज या अमेंडमेंट इन लॉ हो चुका है। यानी आपने ये कहा था किसी उससे कि आप मुझे 500 रुपए के और 1000 रुपए के बहुत सारे नोट लाकर दोगे और इसके बदले में मैं आपके लिए कुछ करूंगा, ऐसा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बट अब एक दिन मोदी जी आते हैं रात को 8 बजे, कहते हैं मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज रात 12 बजे से आपके 500 रुपए और 1000 रुपए के जो नोट हैं वो अब नहीं वैध होंगे। तो सर कानून बदल गया, नोट जो है पूरे बदल गए, अब क्या वो पर्टिकुलर नोट्स की वैल्यू रहेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? आंसर इज नो। ठीक है जी। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मतलब इफ इन केस अगर तुम भी मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करता हूं, तो मुझे 10 दिन के अंदर अंदर बता देना, क्योंकि फिर वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मुझे किसी और को भी प्रपोज करना है, आजकल के रिलेशनशिप्स तो अगर ऐसी कुछ चीज है जहां पर ऑफर दिया गया था कि आपको उसको फुलफिल करना है इतने इतने समय के अंतर्गत, एंड आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फाइनलाइज भी कर लिया, लेकिन जो भी आपका वो टर्म्स थे वो उतने टाइम पीरियड पे फुलफिल नहीं हो पाए, तो टाइम खत्म हो गया। अब चूंकि टाइम खत्म हो गया, क्या उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं? आंसर इज नो। अब तो उसका कोई मतलब ही नहीं ना। मेरे घर पे शादी थी जिसके लिए मैंने आपसे बोला कि मुझे गिफ्ट चाहिए, आप 5 तारीख तक लाके देना, आप 5 तारीख तक नहीं लाए, आप 6 को लाके दे रहे हो, तो क्या वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अब वैध होगा? आंसर इज नो। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका डिस्चार्ज हो चुका है। नेक्स्ट सर डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। कैसे टूटेगा कॉन्ट्रैक्ट?
यहां पर जो पार्टीज ने आपस में डिसाइड कर रखे थे एक दूसरे के टर्म्स, मैंने कहा कि मैं आपको अपनी कार दूंगा अगर आप 5 लाख रुपए लेकर आते हो। आप 5 लाख रुपए लेकर आए, लेकिन मैंने जो है वो कार किसी और को 6 लाख रुपए में बेच दी, तो सर ये ब्रीच हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट का। अब क्या होगा, अब ये केस जाएगा कोर्ट में एंड देन आपको कॉम्पनसेशन या फिर क्या चीज मिलेगी सर, अब आपको मिलेगा समथिंग विच इज नोन एज डैमेजेस। व्हाट इज डैमेजेस? सर डैमेजेस का मतलब होता है जहां पर आपको जो नुकसान हुआ है, जो डैमेज हुआ है, उसकी भरपाई के लिए जो चीजें आपको दी जाएंगी, दैट इज व्हाट इज नोन एज डैमेजेस। ठीक है जी। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू दिस पर्टिकुलर सेशन। आई बिलीव कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बियॉन्ड आपको ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस इसको आप इसको सप्लीमेंट कर लेना अपने एमसीक्यूज के साथ। अगर आप इसके बहुत सारे एमसीक्यूज लगा लेते हो, आप बहुत सारे मॉक्स दे देते हो, देन यू आर वेरी गुड टू गो एंड ये आपको डेफिनेटली मदद करने वाला है। ठीक है, सो आई बिलीव वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। At the end of this particular session, I would request you all to kindly like it. एंड इफ इन केस आपके कुछ दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी लीगल डोमेन से, उनको ये प्लीज भेजिए। एंड एट द सेम टाइम कमेंट करके जरूर बताइए कि किस प्रकार से लगा आपको ये पूरा का पूरा सेशन, और क्या इसने आपको किसी भी तरीके से मदद करी है, तो आप इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। माय नेम इज आदित्य राय। यू कैन वेरी वेल फॉलो माय लेक्चर्स ओवर हियर ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। एंड एट द सेम टाइम आपसे एक गुजारिश रहेगी, प्लीज पढ़ाई करें मन लगाकर। भले ही 2 घंटे पढ़ो, बट वो 2 घंटे ऐसे पढ़ो कि वो 2 घंटे वो 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चों से भी ज्यादा इफेक्टिव हो। ठीक है, इतना आपको करना है। माता पिता का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें। एंड अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं हमारी पेड क्लासेस में, तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पर हैवी डिस्काउंट जो है आपके लिए चल रहा है। आपको करना क्या है, आपको जाने के बाद अपना जो फेवरेट कोर्स या आपका जो रिक्वायर्ड कोर्स है उसको चूज करना है। एंड चूज करने के बाद कोड लगाना है Y692S। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे, आपको सब्सटेंशियल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जो भी हमारे पोर्टल पे मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड आप फुल फ्लेजेडली डिटेल्ड तरीके से हमारे साथ पढ़ाई के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग। जय हिंद, जय भारत।